हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों में आज आप लोग को लेक्चर नंबर 21 बताएंगे और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अब इधर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, इधर उधर देखना छोड़ दो और टॉपिक पे कंसंट्रेट हो जाइए, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए हेडिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में शॉर्टकट में बच्चों हम इसका नाम देते हैं आरओ। जो फिल्टर वाले पानी पीते हो उसी पानी के बारे में आज बताएंगे, आरओ के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए इधर। पहले हम बोर्ड के लिए आपको एक डिफिनीशन लिखते हैं कि आरओ का डिफिनीशन क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस का। उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। लिखिए, इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन दी solution is greater than osmotic pressure, then तब reverse osmosis will take place. बच्चों इस बात को हम डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आप ध्यान दीजिए। एक पहले कंटेनर ले लेंगे, उस कंटेनर में बालक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लीजिए, मेम्ब्रेन हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका नाम दीजिएगा एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ आपको पता है क्या लिए थे, सॉल्वेंट। पीछे वाले वीडियो में आप पढ़े थे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के रूप में हम क्या लेंगे, प्योर वाटर ले लेंगे। उस प्योर वाटर में क्या मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या मिला देंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, कुछ भी। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। इसके ऊपर में प्रेशर लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड प्रेशर। ये हो गया आपका अप्लाइड प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर आप लगाते हो वह प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। तो हम पानी के बारे में पढ़े थे कि वह लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। अब वह मूव करना उल्टा शुरू हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तब इसका नाम क्या दोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। ये कंडीशन आप नहीं भूलिएगा, इसी कंडीशन का नाम क्या देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, वही डिफिनीशन लिखे हम। अब ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पर। इफ प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सॉल्यूशन के ऊपर में प्रेशर लगाते हैं अप्लाइड प्रेशर, वह ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो पानी का जो बह रहा था लोअर से हायर की ओर, वह मूव करेगा बाबू हायर से लोअर की ओर। तब उस प्रोसेस का नाम क्या दोगे, उस प्रोसेस का नाम दे देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बताइए रिवर्स ऑस्मोसिस का हम दैनिक जीवन में यूज कहाँ करेंगे, व्यवहारिक जीवन में यूज कहाँ करेंगे। तो दो यूज है, इसका एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इतना लिख लीजिए। नया टॉपिक चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। रिवर्स ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इनके दो एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन यूज करेंगे समुद्री वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए। तो यूज करेंगे पहला एप्लीकेशन में ट्रीटमेंट ऑफ सी वाटर। समुद्री वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं आरओ का, फिल्टर का। दूसरा कहाँ यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे। तो लिखेंगे कंपेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर, कंपेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर
जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो दो चार शब्द मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, वो तीन शब्द कंपलसरी है। सबसे पहला शब्द आपको मिलेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, फर्स्ट मिलेगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये टॉपिक वाला ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में कम से कम 2-3 बार रिपीट है, ये भी आया है बोर्ड के दृष्टिकोण से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शुरू से। दूसरा टॉपिक पर होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और तीसरा शब्द बच्चों पड़ेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो थर्ड टॉपिक का नाम दीजिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बच्चों मैं अब आपसे बात करेंगे कि सोल्यूशन के बारे में, हेडिंग डालिए आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में, जो आपसे बोर्ड में रिपीट पूछा गया क्वेश्चन है। तो हेडिंग डालिए आइसोटोनिक सोल्यूशन, पहले लिख लीजिए, चले हेडिंग डालिए आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। आइसोटोनिक सोल्यूशन फर्स्ट पॉइंट में डालिएगा ए, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये आपसे बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में पूछा क्या है, बोर्ड में क्वेश्चन डाल दीजिए क्या पूछा है। व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है बताए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। आइसोटोनिक सोल्यूशन होता क्या, जब दो सोल्यूशन को एक साथ कंपेयर करेंगे, दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, बराबर हो, तो नाम दीजिएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो डेफिनेशन लिख दीजिए, दो ऐसे लिखेंगे, व्हेन टू सोल्यूशन have सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन है, उसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, गिवन टेम्परेचर पे, दिया हुआ टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। व्हेन टू सोल्यूशन है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, तब इसका नाम क्या देंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। बाबू ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में 2-3 बार रिपीट क्वेश्चन है। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आपको घुमा देगा, भाई साहब ये ना पूछ के आपसे पूछ देगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन इक्वल होता है। ये कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, इस बात को मेंशन कर दीजिए। इन आइसोटोनिक सोल्यूशन में इन आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे लिखा, इन आइसोटोनिक सोल्यूशन है इक्वल मोलर कंसंट्रेशन, इक्वल मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, समान होगा। जैसे अगर दो सोल्यूशन यूज करेंगे तो दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होगा। हम कह सकते हैं पाई 1 बराबर पाई 2। आप जानते हो ना पाई का फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाए थे ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक में, पाई बराबर CRT। यहाँ पे सी क्या है बाबू, मोलरिटी है या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो लिख दीजिए मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या। आगे बढ़िए, इसको और अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं, C1 बराबर R इंटू टी बराबर C2 बराबर R इंटू टी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम टेम्परेचर पे था, तो टेम्परेचर को आप काट भी सकते हो। R से R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं C1 बराबर C2। तो वही शब्द लिखे हैं, इन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, समान होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसका एग्जांपल के बारे में। एक उदाहरण लिखिए, जब आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ोगे तो इस बीचे लाइन में दिया हुआ एक टॉपिक दिया हुआ सेलाइन सोल्यूशन, एग्जांपल में लिखिएगा सेलाइन सोल्यूशन, सेलाइन सोल्यूशन। मतलब कि होता क्या सेलाइन सोल्यूशन, वैसा सोल्यूशन जिसमें 0.9% मास बट्टा वॉल्यूम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड ब्लड में प्रेजेंट हो, ब्लड में, उस सोल्यूशन का नाम क्या देंगे, सेलाइन सोल्यूशन। लिखेंगे सेलाइन सोल्यूशन हैविंग 0.9% सोडियम क्लोराइड इन ब्लड। हमारे ब्लड में कितने परसेंट है NaCl, हमारे ब्लड में 0.9% है NaCl, उस सोल्यूशन का नाम क्या देंगे, सेलाइन सोल्यूशन। बाबू मान लीजिए अगर इसका परसेंटेज 0.9 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 0.9%, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, सेल से बाहर पानी निकल जाएगा, सेल में श्रिंक हो जाएगा, सेल चिकुट जाएगा।
अगर मान लीजिए इसका परसेंटेज 0.9 से कम हो जाए, लेसर देन 0.9%, तो बालक ध्यान रखिएगा सेल स्वेलिंग हो जाएगा, सेल में पानी चल जाएगा, सेल में सूजन हो जाएगा। इस बात को मेंशन करते हैं। तो पहला टॉपिक लिख लीजिए आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन से आपको क्वेश्चन पूछेगा कोई भी, तो आप डील कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक नाम दीजिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हेडिंग दीजिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। टॉपिक नंबर 2 हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हालांकि ये आपसे बोर्ड में तो पूछा नहीं है, लेकिन कभी काल ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। नीट वाला बायोलॉजी वाले बच्चे सबको बार बार क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है। एक लाइन देख लेंगे। सेल में अगर 0.9% से मोर देन 0.9% हो जाए NaCl इन ब्लड में, NaCl इन ब्लड में हो जाए, तो सेल से पानी बाहर निकल जाएगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। इस बात को मेंशन करना है। तो पहले डिफिनीशन लिखिए हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है। एनसीईआरटी पर देखो लाइन दिया हुआ, सेल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग, लिख दीजिएगा सेल इन ए सोल्यूशन, सेल इन ए सोल्यूशन containing more than 0.9% mass बट्टा वॉल्यूम of NaCl in blood, then the water will flow out of the cell. सेल से पानी बाहर निकल जाएगा। then water will flow out of the cell. सेल से बाहर पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। and cell would be shrink, and cell would be shrink हो जाएगा, shrink। this solution is called, तब उस solution का नाम क्या देंगे? this solution is called, उस solution का नाम क्या दोगे बालक? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बाबू हाइपरटोनिक सोल्यूशन का एक डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम है जो बायोलॉजी वाले बच्चे सब पढ़े होंगे। एक कोई भी सेल ले लो, हम एक सिंपल सेल बना लिए। ये सिंपल सेल है। सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनल्स होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, जो भी होगा बायोलॉजी वाले बच्चे जाने, हम तो मैथ वाले बच्चे हैं बालक। अगर इसमें मोर देन ज्यादा हो जाए, मोर देन 0.9% मास बट्टा वॉल्यूम ऑफ NaCl इन ब्लड में, इन ब्लड, तब सेल में से पानी क्या होगा? सेल में से पानी बाहर निकल जाएगा। सेल में से वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, चिकुट जाएगा सेल। ये क्या लिखेंगे? श्रिंकिंग ऑफ सेल। तो कोई भी आपसे कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा भाई साहब? कॉन्सेप्ट ये पूछेगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल का श्रिंक हो जाती है, सेल में से पानी बाहर निकल जाता है, सेल चिकूट जाती है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, पहले आप लिख लीजिए। ठीक, अब हेडिंग दीजिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। भाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता क्या है? हटाइए हेडिंग दे, चलिए लिखिए हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बच्चों अभी आपने पढ़े थे ना, हाइपर में क्या पढ़े थे? अगर 0.9% से NaCl ब्लड में ज्यादा हो जाए तो हाइपरटोनिक, अगर इससे कम हो जाए तो हाइपोटोनिक। सेल में पानी घुस जाएगा, बहुत सारा पानी आ जाएगा, सेल में स्वेलिंग हो जाएगा। इसी बात में लिखिए, इसी बात में लिखिएगा। हाइपरटोनिक के बाद, हाइपरटोनिक के बाद हाइपोटोनिक। सेल इन ए सोल्यूशन, देखिए सेल इन ए सोल्यूशन, सेल इन ए सोल्यूशन containing less than 0.9% NaCl in blood, water will flow into the cell। सेल में पानी चला जाएगा, वाटर विल फ्लो into the cell।
into the cell, into the cell, that solution is called, नहीं सेल में अगर पानी जाएगा तो बाबू की बात को लिखना है ना, सेल वुड स्वेल, सेल में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, तो लिख देंगे एंड सेल वुड बी स्वेल, स्वेल हो जाएगा सेल, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड, तब इस सोल्यूशन का नाम क्या देंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। पहले फिर से बताइए हाइपोटोनिक सोल्यूशन से आप क्या समझे, लिखिए सेल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग लेस देन 0.9% NaCl इन ब्लड वाटर विल फ्लो आउट इनटू द सेल, सेल में पानी जाना शुरू हो जाएगा, एंड सेल वुड बी स्वेल, सेल में क्या होगा, सूजन हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड, तब उस सोल्यूशन का नाम क्या देंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो बाबू डायग्राम बना दो, लो भाई साहब डायग्राम बना दिए। एक ये सिंपल सेल है आपका, सिंपल क्या एक सेल है, ये सिंपल सेल है, सेल के अंदर में सबको पता है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, सब कुछ जानते हैं, साइटोप्लाज्म, सभी चीज होता है। चलिए उसके अंदर में अगर उसके अंदर में लेस देन 0.9% NaCl इन ब्लड हो जाए, NaCl इन ब्लड हो जाए, हाँ NaCl इन ब्लड हो जाए, तो बालक क्या होगा, सेल में पानी फ्लो इनटू दी सेल, सेल में पानी आ जाएगा। अब पहले के रिस्पेक्ट में सेल में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, स्वेलिंग ऑफ सेल विल टेक प्लेस, लिखेंगे स्वेलिंग ऑफ सेल विल टेक प्लेस, क्लियर। ये सब किस में होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। बालक एक हम बीमारी पर आएंगे, लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा, फैला दीजिए उस बच्चों के पास जो गांव देहात में पढ़ते हैं, उन बच्चों को दिक्कत है। तो चलिए पहले एक टॉपिक पढ़ाते हैं इडीमा के बारे में, इडीमा होता क्या, हेडिंग डालिए, छोटा सा बीमारी है इडीमा के बारे में, इडीमा, हेडिंग डालिएगा इडीमा, यह एक रोग है जो इंटरसेलुलर स्पेस या टिश्यू के बीच में जाकर पानी का फ्लूइड भर जाएगा और सेल में स्वेलिंग हो जाएगा, उसी का नाम क्या देंगे, इडीमा। एक एनसीईआरटी में टर्म दिया होगा इडीमा के बारे में, एनसीईआरटी देख लीजिए, ए लॉट ऑफ साल्ट वाटर रिटेंशन इन टिश्यू, देखेंगे ए लॉट ऑफ साल्ट वाटर रिटेंशन, a lot of salt water retention in tissue or intercellular space, then resulting swelling of cell will take place, swelling of cell इज कॉल्ड, तब इसका नाम क्या देंगे, इडीमा। इडीमा में बच्चों क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, टिश्यू में पढ़िएगा, टिश्यू के बीच के स्पेस को बोलते हैं, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, टिश्यू के अंदर में, टिश्यू के सेल के अंदर में या इंटरसेलुलर स्पेस में जब पानी फ्लूइड भर जाएगा तब उससे क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ सेल, सेल में स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, उसका नाम क्या देंगे, इडीमा। चलेंगे लॉट ऑफ साल्ट वाटर रिटेंशन इन टिश्यू या इंटरसेलुलर स्पेस, देन रिजल्टिंग स्वेलिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड, इसका नाम क्या दोगे, इडीमा। तो छोटा सा टॉपिक ध्यान दीजिएगा, इडीमा किस कारण से होता है, तो एक शब्द मिलेगा ऑस्मोसिस के कारण से, एक लाइन और लिख दीजिए, इडीमा इज क्रिएटेड ड्यू टू ऑस्मोसिस, इडीमा बीमारी जो होता है वह किस प्रोसेस के कारण से होता है, इडीमा इज क्रिएटेड बाय ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही इडीमा होता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि पानी जो इंटरसेलुलर स्पेस में भरेगा वो किस प्रोसेस के द्वारा भरेगा, तो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी फ्लूइड भर जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस में और सेल में स्वेलिंग हो जाएगा, उसका नाम क्या देंगे, इडीमा। आपका टॉपिक खत्म हो गया। चलिए आप इडीमा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, हाँ
कुछ स्ट्रक्चर इडिमा का देख लोगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम दिखा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में, इडिमा का संरचना के बारे में। हटाए, चलिए हेडिंग डालेंगे इडिमा। देखिए ये इडिमा यही है। देखते हैं, सूजन हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस या टिश्यू के अंदर में फ्लूइड का रिटेंशन हो गया, पानी का जमा हो गया। किस कारण से? आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा, ऑस्मोसिस के कारण से पानी का रिटेंशन हुआ। उस प्रोसेस का नाम क्या दोगे? उस डिजीज का नाम क्या दोगे? इडिमा। इडिमा किस कारण से होगा? एक आप ऑप्शन में लिखिएगा, ऑस्मोसिस के कारण से इडिमा होगा। सूजन हो जाना, पैर हाथ का फूल जाना, तो इसी का नाम क्या देंगे? इडिमा। बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आप लोग को, फिर हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 22 में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।